हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो याद रखना है कि कार्य का जो मात्रक यानी कि यूनिट होता है वो होता है जूल। आपको पता है कि कार्य यानी कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। यानी कि वर्क का एक यूनिट न्यूटन मीटर भी होता है और इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम जूल बोल देते हैं। तो दोनों याद रखना है, कार्य का मात्रक जूल होता है और साथ ही ये कहाँ से आया है? न्यूटन मीटर से। तो वर्क का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो याद रखना है कि प्रकाश वर्ष जो वो मात्रक होता है वो होता है दूरी का। तारों के बीच के दूरी को जो है हम उसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक है, तो ये दूरी का मात्रक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का क्या मात्रक है? ल्यूमेन। उसके बाद है नेक्स्ट, क्यूरी किसका इकाई का नाम है? याद रखना, क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई का नाम है। ठीक है, क्यूरी। ठीक है, और इसका दूसरा यूनिट जो होता है वो होता है बेकुरल। ये याद रखना, ये ओल्ड यूनिट है, बहुत पुराना यूनिट है, अभी ये प्रचलन में नहीं है। लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी है उसका जो नया यूनिट है वो है बेकुरल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो याद रखना है द्रव्यमान। देखिए, संवेग, संवेग मतलब क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम जिसको हम पी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। और वेग तो आपको पता है, वेग वेलोसिटी दोनों का अनुपात। तो संवेग यानी कि मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय वेग यानी कि वेलोसिटी, दोनों के अनुपात से हमको क्या मिलता है? वो मिलता है हमको मास यानी कि द्रव्यमान। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये संभव है तृतीय गति के नियम के कारण। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि जल में तैरना जो है न्यूटन के तृतीय गति के नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो याद रखना है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है रॉकेट की कार्य प्रणाली आधारित होती है। उसके बाद है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो क्या कारण है? विश्राम जड़त्व। उसके बाद है नेक्स्ट कि कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम लागू होता है जब कालीन को किसी छड़ी से पीटा जाता है उससे धूल कण निकालने के लिए। उसके बाद है, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है? तो याद रखना है, जैसे ये मान लेते समुद्र है तो इस तरह से कोई भी आइसबर्ग, ठीक है, यानी कि आइस का बड़ा सा टुकड़ा वो डूबा रहता है। यानी कि इसमें जो है मान लेते हैं अगर ये टोटल 10 पार्ट में है, ठीक है, तो ये जो है आपका एक पार्ट ऊपर रहता है, बाकी 9 पार्ट जो है 9 पार्ट नीचे रहता है। तो क्वेश्चन यही था कि समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/10, यानी कि 10 भाग में 1 भाग समुद्र की सतह से ऊपर और 9/10 नीचे होता है, यानी कि 10 भाग में 9 भाग समुद्र के नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो याद रखना है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो होता है किसमें? प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो याद रखना है कि जो स्वचालित वाहन होते हैं उसमें द्रवचालित ब्रेक का यूज किया जाता है और ये जो है पास्कल के नियम पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो वहाँ पे एक फोर्स लग रहा होता है जिसको बोलते हैं अपकेंद्री बल। ठीक है, और इसी बल के कारण जो है दूध से
क्रीम बाहर निकल आता है। उसके बाद है जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखना है कि जो जेट इंजन होता है वो रेखीय संवेग के संरक्षण पर इसके सिद्धांत पर वर्क करता है। उसके बाद किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी के सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो 1/6। तो ये भी याद रखना है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका 1/6 जो है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है। यानी कि अगर पृथ्वी पर मान लेते हैं किसी भी वस्तु का वेट जो है वो 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, 60 का 1/6 कर दीजिए, यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। उसके बाद है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण जो है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, तो उसका भी यही कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर, तो ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद है आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो आर्किमिडीज का जो नियम है वो पल्लवन का नियम से संबंधित है। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखना है न्यूटन ने। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे, और इसी टाइप का क्वेश्चंस फिजिक्स से हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपको रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो या एसएससी का सीजीएल सीएचएसएल कोई भी एग्जाम हो, जो भी फिजिक्स से क्वेश्चन आता है इसी टाइप का लगभग आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप पूरा देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट है कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है, तो होता है 9.8 न्यूटन। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा गया वेट कितना होगा, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है, आपने पढ़ा होगा W = mg। मास कितना है 1 kg का, ठीक है, और g का वैल्यू कितना होता है 9.8, तो 1 × 9.8 कितना हो जाएगा 9.8, और वेट का यूनिट याद रखना है न्यूटन होता है, तो हो गया 9.8 न्यूटन। उसके बाद है 1 हॉर्स पावर कितने वाट के इक्वल होता है, तो याद रखना है 1 HP जो है वो 746 वाट के इक्वल होता है। ठीक है, और वाट किसका यूनिट है, वाट यूनिट है पावर का। उसके बाद है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है, तो इसका भी कारण है पृष्ठ तनाव। उसके बाद है एक गेंद की क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका जाए कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे, तो याद रखना है कि जब आप 45 डिग्री पे फेंकेंगे, कितना डिग्री पे 45, जैसे ये आपका सरफेस है तो इससे 45 से जब आप फेंकेंगे तो ये जो है मैक्सिमम दूरी तय करेगा, ये जो आपका डिस्टेंस होगा ये सबसे ज़्यादा होगा, कितने डिग्री पे 45 डिग्री पे फेंकने पे, तो ये याद आपको रखना है। उसके बाद किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था। इसके बाद है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तय करे, तो वही क्वेश्चन जो स्टार्ट में था उसी को घुमा के पूछा गया है अभी तो जो मैंने देखा था। ठीक है, 45 पे, तो याद रखना 36 से कितने एंगल पे फेंका जाए 45 डिग्री के कोण पर। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया था, तो याद रखना रामफोर्ड ने दिया था कि ऊष्मा जो है एक प्रकार की क्या है ऊर्जा, और इस ऊर्जा को किस में बदला जा सकता है, कार्य में बदला जा सकता है। उसके बाद है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो याद रखना है डेवी। उसके बाद है वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है, तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद है ताप युग्म तापमापी यानी कि थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सीबेक के प्रभाव पर, सीबेक के सिद्धांत पर कार्य करता है ताप युग्म तापमापी। उसके बाद है पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, स्टेफन के नियम पर। याद रखना है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो ये मापा जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा, ठीक है, यानी कि पायरोमीटर के द्वारा। उसके बाद कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी
में एक ही होंगे। तो याद रखना है -40 डिग्री सेल्सियस जो है वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। उसके बाद है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल की कितने डिग्री के बराबर होगा? तो याद रखना है 32 डिग्री के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री होता है सेल्सियस स्केल पर, यह कितना होगा? तो याद रखना है कि मानव शरीर का जो तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वहीं ये सेल्सियस पे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद है अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। उसके बाद है पानी का घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम होता है? तो याद रखना है पानी का घनत्व तो यानी कि डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। और इस पे याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व तो अधिकतम होगा, लेकिन जो आपका वॉल्यूम है वो मिनिमम होगा। ठीक है, सबसे कम होगा, सबसे कम, ये भी याद रखना है। उसके बाद है साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों में ट्यूब जो है वो फैलते हैं। क्या लिखा है? साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो गर्मी के कारण, याद रखना है गर्मी के कारण ट्यूब जो है वो फट जाता है, और इसका कारण है वो फैल जाता है ट्यूब, इसी कारण। उसके बाद किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंतःस्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कोई झील है और उसका ऊपर का लेयर अगर जम चुका है, बर्फ़ बन चुका है, तो याद रखना नीचे आपका पानी ही होगा, और वो कितने डिग्री पे होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मा के संचरण के किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो चालन में। ठीक है, याद रखना है चालन में जो है, इसमें जो है पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते। इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका कोई भी पदार्थ है, तो इसका ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है, तो ये वाइब्रेशन करके हीट जो है इसको देता है, फिर ये भी वाइब्रेशन करके हीट जो है इसको देता है। इसी तरह ये आगे चलते जाता है। मतलब ये हुआ कि ये जो आपका अणु है, मॉलिक्यूल है, ये यहीं पे रहता है और कहीं जाता नहीं है। उसके बाद है द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन द्वारा। और संवहन में क्या होता है कि अणु जो है एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पे जाता है। तो गैस और द्रव में क्या होता है, वो सब क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। तो इसलिए अणु जो गर्म हुआ वो ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे वाला गर्म हुआ तो वो ऊपर की तरफ गया। तो इसमें इस तरह से होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण। विकिरण के द्वारा जो है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आती है। विकिरण क्या होता है? विकिरण एक ऐसा माध्यम है ऊष्मा के हस्तांतरण का जिसमें मीडियम की ज़रूरत यानी कि माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बीच में अगर कोई मीडियम नहीं है, मान लेते ये आपका सन है और सन से पृथ्वी तक के बीच में बहुत स्पेस खाली है, मीडियम नहीं है, फिर भी सन का जो ऊष्मा है, हीट, वो हम सबके पास पहुंच रहा है। तो याद रखना है इस विकिरण के लिए माध्यम नहीं भी होगा तब भी वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद है ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यकता नहीं होती? तो वही बात विकिरण में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं? तो याद रखना है विकिरण। विकिरण भी हो जाएगा, और आपका एक ऊपर जो था जो हम सब अभी पढ़े थे चालन। चालन और विकिरण दोनों में जो है माध्यम के कण जो है वो गति नहीं करते हैं। उसके बाद है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो कौन सा भाग? अवरक्त। ठीक है, अवरक्त किरण जो है ये जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है?
तो याद रखना है धूप से बचने के लिए जो छाते का रंग होना चाहिए ऊपर में सफ़ेद होना चाहिए जबकि नीचे काला होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो किस विधि को? विकिरण विधि को कम करने के लिए जो है थर्मस फ्लास्क जो होता है उसके दीवारों पर कलई किया जाता है, यानी कि उसको पेंट कर दिया जाता है। तो ये था 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।